प्रौढ़ मनोरमा। कल संयोगान्तस्य लोपः, इसी पर व्याख्यान कल से चल रहा है हिंदी भाषायां। पदस्य का अधिकार आने से तथा स्थान खष्ठी लिंग परिभाषा के साथ एक वाक्यता होने पर संयोगान्तस्य जो पद उसके अंत का लोप होता है। यह अर्थ होता है यद्यपि पद विशेष्य होगा, यद्यपि पद विशेष्य होगा, संयोग विशेषण होगा। पद विशेष्य होगा, संयोग विशेषण होगा। जेन विधि तदन्तस्य, जेन विधि तदन्तस्य से संयोगांत का लाभ हो जाएगा। संयोगस्य लोपः, यही सूत्र करना उचित है। तथापि प्रत्येक संयोग संज्ञा पक्ष में दृखत करोति इत्यादि में संयोगांत लोप वारणार्थ द्विवचनांत के साथ समास करने के लिए अंतर्ग्रहण आवश्यक है, क्योंकि समासादि वृत्ति में उपसर्जनीभूत पदार्थ की एकत्व संख्या औत्सर्गिक होती है। उक्तेकत्व संख्या का भाव, उक्तेकत्व संख्या का भाव है अभेदेकत्व संज्ञा, अभेदेकत्व संख्या विशेषाणाम अविभागेनावस्थान अभेदेकत्व संख्या। इस पर यथो खधिरसा सर्वे मधुन्याहित शक्तयः अविभागेन वर्तन्ते ताम संख्याम तादृशीं विदुः इति यह मत कैयट आचार्य का है। संख्या विशेष अर्थात एकत्वादि की जो अविभागेन अर्थात संख्यात्वेन स्थिति को अभेदत्व संख्या कहते हैं, क्योंकि यह वाक्पदी प्रमाण युक्त है। वाक्यपदी प्रमाण युक्त है। जैसे मधु में संपूर्ण रसों का रसत्वेन ज्ञान होता है, उसी प्रकार संपूर्ण संख्यात्वेन कहने से होता है। आहित शब्द का यहाँ पर स्थापित अर्थ नहीं है, किंतु कौन अर्थ है? त्यक्त अर्थ है। आहित शब्द का स्थापित अर्थ नहीं है, यहाँ पर त्यक्त अर्थ है। आहिता त्यक्ता विरोध शक्तयः जय ते आहित शक्तयः अविरोधेन वर्तमान अभेदकत्व संख्या समझें, क्योंकि द्वित्वादिक तो प्रयत्न लभ्य है। यह संयोग संज्ञा विधायक सूत्र में स्थित है। एकत्व संज्ञा का अभिप्राय सबरत्नकार के मत से अभेदकत्व संख्या, अभेद रूपा एकत्व संख्या, अभेद रूपा एकत्व संख्या इसी का फलितार्थ है। क्योंकि संख्या सामान्य भाव, जैसे राजपुरुष है, यहाँ पर राजत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदाभाव, राजत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदाभाव राजमात्र में रहेगा। तथा राज संबंध भिन्न पुरुष, यही विशिष्ट विक्षेप बोध होता है, यही विशिष्ट विक्षेप बोध होता है। इसी का नाम संख्या सामान्य भाव है। क्योंकि अभेद का अर्थ होगा भेदाभाव, अभेद का अर्थ होगा भेदाभाव। वह उपसर्जनीभूत पदार्थावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदाभाव रूप है। विग्रह में स्वाभाविक एक वचन सुवचन तत्व रूप संपत्ति लाभार्थ है। यह समर्था पदविधि इस सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है।
मनोरमाकार अंतर्ग्रहण करने के लिए जो भाष्य प्रमाण रूप में उपस्थित किए हैं वह एक देशी है, सिद्धांत भूत नहीं है। मनोरमाकार जो अंतर्ग्रहण करने के लिए जो भाष्य का प्रमाण उपस्थापित किए हैं वह एक देशी है, सिद्धांत भूत नहीं है। इस बात को शब्दरत्नकार का कथन है। शब्दरत्नकार इस बात पर बोलते हैं कि प्रत्येक वर्ण की संयोग संज्ञा होती है, प्रत्येक वर्ण की संयोग संज्ञा होती है। यह पक्ष अनंतरा सूत्राक्षर स्वारस्य के विरुद्ध होने से, अर्थात अनंतर का अर्थ होता है व्यवधान रहित अर्थात अव्यवहित। दो के मध्य में तीसरे के रहने पर व्यवधान होता है, यदि तीसरा नहीं है तो अव्यवहित हुआ, इससे निकलता है। प्रत्येक वर्ण की संयोग संज्ञा होती है, प्रत्येक वर्ण की संयोग संज्ञा होती है। फलाभाव करना असंगत है, यह हलोनंतरा संयोग सूत्र के भाष्य में ध्वनित है। अतः अंतर्ग्रहण नहीं करना चाहिए। अंतर्ग्रहण का जो फलांतर है उसका आग्रह भी नहीं करना चाहिए, अर्थात फलाभाव है। इसे करने से क्या है तो फलाभाव है। तो फलाभाव होने से फला कार्य में वैगुण्यता होने का संभावना है। तो जो यह कहते हैं कि संयोग यह लुब्ध खष्टिक है, जो आचार्य यह कहते हैं कि संयोग जो है सो लुब्ध खष्टिक है, संयोग और पद में दोनों अंत के विशेषण होंगे तथा च अर्थ होगा संयोगांत रहते हुए जो पदांत। इस अर्थ को करने के लिए अंतर्ग्रहण किए उनका कहना अनुचित है। इस तरह का लक्ष्य नहीं मिल सकता। इस अर्थ का अभाव होने के कारण ही ध्वसोह सूत्र में द्विसकारक निर्देश भाष्यकार ने किया। ध्वसोह इस सूत्र में द्विसकारक निर्देश भाष्यकार ने किया। आपके कथनानुसार तो संयोगांत लोप दुर्बार होने से सकार द्वय का अभाव होने से भाष्य संगत हो जाएगा। किम जना प्रसिद्धो वाच्य, जनः प्रसिद्धो वाच्य, यह वार्तिक वचन रूपेण ही पढ़ी गई है अथवा वाच्य है। वाच्य का अर्थ होता है व्याख्ये, वाच्य का अर्थ होता है व्याख्ये। व्याख्यान दो प्रकार से होता है। ऐसे झलोझल से झल का अपकर्ष करके पंचम्यंतेन विपरिणाम करके वाक्य भेद से संबंध के पहले वाक्य का अर्थ होगा संयोगांत जो पद तदंत का लोप होता है, यह एक वाक्य का अर्थ है। झल का अपकर्ष कर लेने पर अर्थ होगा झलंत जो संयोग तदंत जो पद तदंत का लोप होता है, तदंत जो पद तदंत का लोप होता है। दूसरा वाक्यार्थ होगा प्रथम वाक्य से ही सर्वत्र लोभ सिद्ध रहा, द्वितीय वाक्य सामर्थ्य से पूर्व को अनित्य मानेंगे तो पूर्व वाक्य क्वचित झल भिन्न में प्रवृत्ति से शुद्धि उपास्य इत्यादि में अतिव्याप्ति दोष नहीं आएगा। अपकर्षकरण भाष्य ध्वनित है, इसको दिखाते हैं अमोमस। अमोमस इस सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने मद्वयात्मक मकार आदेश विधान करके सित्व का व्याख्यान किया है। एक मकार का संयोगांत लोप किया गया, इससे निकलता है कि अपकर्ष होता है, इससे निकलता है जो अपकर्ष होता है। पहले वाक्य की झल भिन्न में भी पहले वाक्य झल भिन्न में भी प्रवृत्ति होती है, अन्यथा संयोगांत लोप कैसे होगा। इस प्रकार का प्रथम व्याख्यान हुआ। दूसरा व्याख्यान है अंतरंग लोप कर्तव्यता में बहिरंग जन असिद्ध हो जाता है। अंतरंग लोप कर्तव्यता में बहिरंग जन असिद्ध हो जाता है। अब बहिरंग शास्त्रीय निमित्त समुदाय के मध्य में अंतर्भूत निमित्त है जिसके वह अंतरंग कहलाता है। बहिरंग शास्त्रीय निमित्त समुदाय के मध्य में अंतर्भूत निमित्त है जिससे वह अंतरंग कहलाता है। तो अंतरंग शास्त्रीय समुदाय से बहिर्भूत है निमित्त जिसके वह बहिरंग कहलाता है। तथा जनशास्त्र को लोभ की अपेक्षा अधिक निमित्त अपेक्षित है, अतः वह बहिरंग है। शास्त्री बाहुठ से ज्ञापित असिद्ध परिभाषा त्रिपाधिस्थत्वेन असिद्ध अंतरंग लोप को नहीं देखती, यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि कार्यकाल पक्ष
स्वीकार करने पर ऐसा ही होता है। यदि कहा जाए कि अंतरंग अथवा बहिरंग में आद्यनिष्ठ अजानंतर्य निमित्तक कार्य कर्तव्य रहने पर बहिरंग परिभाषा नहीं लगती, तो इत्यर्थक नाजानंतर्य बहिष्व प्रक्लिप्ति इस परिभाषा से निषेध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहिरंग जन अजनिष्ठ अनानंतर्य निमित्तक है तो अनुपयुक्त है। परिभाषा को अनित्य होने से और अनित्यत्व का ज्ञापक के न इस सूत्र में निर्देश है। तथा को ई अण इस स्थिति में अंतरंग गुण होता है और इकार जन नहीं होता है। यदि नाजानंतर्य की सर्वत्र प्रवृत्ति रहती, यदि नाजानंतर्य इस सूत्र की सर्वत्र प्रवृत्ति रहती तो क्या होता? तो असिद्ध परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती। इसे लक्ष्यगत परत्व लेकर जन होने लगता। पर पाणिनि जी के अंतरंग गुण किया, इससे जानते हैं कि नाजानंतर्य अनित्य है। अंतरंग बल यह परिभाषा भाषांतर नहीं है, क्योंकि इसी का अर्थ होता है अंतरंग कर्तव्य रहने पर जात बहिरंग और समकार प्रात बहिरंग असिद्ध होता है।